Good morning, friend. Welcome my channel Pharma Easy Study. Today we will discuss about the pharmaceutical microbiology unit 4 पार्ट फर्स्ट जो कि हमारा एसेप्टिक एरिया से रिलेटेड होगा। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको एक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज प्रतिपदा है, नवरात्र का प्रतिपदा है और नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। माँ दुर्गा, माँ वैष्णो, माँ अम्बे आपके जीवन को खुशियों से भर दें एवं जो आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, अपनी पढ़ाई को आगे लेकर चल रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी दिलाएं। ठीक है, तो आइए हम लेक्चर पे शुरुआत करते हैं। हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ एसेप्टिक एरिया, डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया एंड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्टामिनेशन। ठीक है, और कुछ इक्विपमेंट्स हैं जैसे लेमाइनर फ्लो इक्विपमेंट, हीपा फिल्टर। ठीक है, हीपा फिल्टर जो होता है वो हमारे पीसीआई से, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, किसी भी लैब में, किसी भी टेक्नीशियन लैब में या किसी भी प्रैक्टिकल लैब में हीपा फिल्टर का लगा होना जरूरी है। ठीक है, मैं आपको अभी आगे रीजन बताता हूँ इसका। हॉरिजॉन्टल लेमाइनर फ्लो कैबिनेट एंड वर्टिकल लेमाइनर कैबिनेट। ठीक है, तो आइए देखते हैं यूनिट 4 एसेप्टिक एरिया एंड माइक्रोबियल कंट्रोल एंड डिफरेंट माइक्रोबियल एशिया। तो माइक्रोबियल एशिया हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। पहले हम जान लेते हैं एसेप्टिक मतलब होता क्या है। फ्री फ्रॉम पैथोलॉजिकल और माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन। कहने का मतलब क्या है? सरफेस पे, ऐसा सरफेस जहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कॉन्टामिनेट कर रहे हैं, मतलब उससे प्रक्रिया न कर पाए, उससे अभिक्रिया न कर पाए। ठीक है, हमारे इसका उद्देश्य क्या होता है, एम क्या होता है? इन वेरियस टेक्निक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सच एज स्टेरिलिटी टेस्टिंग, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, मतलब कुछ टेक्निक्स होती हैं जैसे हम स्टेलाइजेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट, इम्यूनिक टेस्ट करते हैं। ठीक है, स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते हैं। तो उन सब के लिए हमको इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और एक जगह की ज़रूरत पड़ती है, एक लैब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? यूज करते हैं देयर विल बी नो चांसेस ऑफ कॉन्टामिनेशन बिटवीन द माइक्रोबायल इंस्ट्रूमेंट। वहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो माइक्रोब का कॉन्टामिनेशन होता है विद द इंस्ट्रूमेंट, वो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो हुआ तो या तो आपका स्पॉइलेज कॉज कर देगा, या तो आपके उस फार्मास्यूटिकल ड्रग को या आपका कोई भी प्रोडक्ट है उसको वो खराब ही कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही इसका मेन उद्देश्य है कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे करेंगे? स्टेलाइजेशन प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लीनिंग एरिया, डिसइंफेक्टेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चल के अभी हम आपको बताते हैं एसेप्टिक एरिया क्या होता है। एसेप्टिक एरिया आर द एरिया, मतलब एक प्रकार का एरिया होता है वेयर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हल्के में ले लिए कि बस हो गया फ्री फ्रॉम माइक्रो। उसको आप स्टेलाइजेशन करेंगे, फिर उसका इवोल्यूशन करेंगे कि देखेंगे आप उसमें कि कुछ बचा है कि नहीं बचा है। ठीक है, स्ट्रिक्टली कंट्रोल मेजर्स आर एडेप्टेड टू अवॉइड कॉन्टामिनेशन ऑफ द प्रिपरेशन और एनी ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कॉन्टामिनेशन से बचाने के लिए। ठीक है, किसी भी प्रिपरेशन को। उसके बाद एसेप्टिक टेक्निक आती है। एसेप्टिक मतलब क्या होता है कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर देना। ठीक है, तो वही उसी की टेक्निक कहते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रकार की क्रिया होती है। एसेप्टिक टेक्निक आर यूज टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल एंड पार्टिकुलर कॉन्टामिनेशन इन पेरेंटल और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जैसे जो आई ड्रॉप होती है, ठीक है, या पेरेंटल जैसे इंजेक्शन हम बनाते हैं, उसका प्री फॉर्मुलेशन फिर फॉर्मुलेशन करते हैं, जिस जगह पे हम उसका फॉर्मुलेशन करते हैं उस एरिया को आप एसेप्टिक करेंगे पूरा, मतलब पूरा उसको फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं एसेप्टिक टेक्निक। ठीक है, दैट आल्सो एलिमिनेट द टॉक्सिसिटी और एनी हार्मफुल इफेक्ट, जो कि टॉक्सिसिटी को भी दूर करता है और किसी हार्मफुल इफेक्ट अगर होना होगा तो उसको भी दूर करेगा। ठीक है, डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया। अब ये सिलेबस के ऊपर आता है कि डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया है क्या, ये सिलेबस में आपके दिया हुआ है, मैं भी अब तक इंट्रोडक्शन दे रहा था। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट शुड बी वेरी आउट इन अ क्लीन इन्वायरमेंट विथ अ लिमिट फॉर इन्वायरमेंटल क्वालिटी ऑफ माइक्रोबियल। ठीक है, अब कहने का क्या मतलब है कि अगर आप किसी स्टेराइल प्रोडक्ट का या किसी फार्मास्यूटिकल ड्रग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो उसका एनवायरनमेंट होगा, जो वहाँ की जगह होगी, वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाइए, एकदम क्लीन, मतलब स्वच्छ होनी चाहिए। वहाँ का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे गंदगी हो, अगल बगल कूड़ा पड़ा हो, अगल बगल पान खा के कोई थूके हो, अगल बगल कोई सिगरेट पी रहे हैं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए वहाँ पे। वो एकदम क्लीन इन्वायरमेंट में हो। ठीक है, एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रोडक्ट कॉन्टामिनेशन। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो कॉन्टामिनेशन का चांसेस बनता है वो रिडक्ट हो जाता है, कम हो जाता है। द प्रोडक्शन एरिया इज हैविंग मेनी अदर स्मॉल एरिया। जो प्रोडक्शन एरिया होता है वहाँ पे कई सारे एरिया होते हैं, जैसे क्लीनअप एरिया होता है, जहाँ पे हम जाएंगे
तो जैसे सैनिटाइजेशन होता है, ठीक है, अब इस समय सैनिटाइजेशन चल रहा है, एक गैस का फुहारा पड़ता है, उसको बोलते हैं क्लीनअप एरिया, जहाँ पे आप पूरी तरह से स्टेलाइज हो जाएंगे। कंपाउंडिंग एरिया होता है, एसेप्टिक एरिया होता है, क्वारंटीन एरिया होता है एंड पैकेजिंग एरिया। क्वारंटीन एरिया में हम इवैल्यूएशन करते हैं अपना खुद का कि हमारे ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये आप चित्र के सहायता से देखिए, ये आप देखिए स्टोर रूम में आपने इंटर किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखा हुआ है प्रिपरेशन एरिया, आप यहाँ पे किसी भी ड्रग का प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन अब इसमें क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे तीर बना हुआ है, क्लीनअप एरिया एंड स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब है, पहले आप किसी डिसइंफेक्टेंट से उसको क्लीन करेंगे, जैसे लाइजॉल हो गया, फिनाइल हो गया, ठीक है। इससे उस पर आप एक हिसाब से कर लीजिए फ्लैश करेंगे, आप पोछा मारेंगे, ठीक है, उस प्रिपरेशन एरिया को आप फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर उसका स्टेरिलाइजेशन करेंगे। अब वो आप जान लीजिए कि रूम है, तो रूम का आप स्टेरिलाइजेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका जो रेडिएशन द्वारा किया जाता है, जिसमें यूवी रेड होती है, जिसको बोलते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन, उसके द्वारा आप इसको फ्री फ्रॉम माइक्रो करते हैं। उसके बाद आता है एसेप्टिक फिलिंग एरिया, ठीक है। एसेप्टिक फिलिंग एरिया में क्या होगा कि इसको भी आपको स्टेरिलाइज करना होगा, ठीक है, कि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पनप तो नहीं रहे हैं, उसको आप अगर पनप रहे हैं तो आप उसको स्टेरिलाइज कीजिए। उसके बाद क्वारंटीन एरिया आता है। अब क्वारंटीन एरिया में आपका क्या होता है कि स्टेरिलाइजेशन होगा, उसके बाद वहाँ पे पैकेजिंग होगी, ठीक है, और फिनिशिंग होगी। मतलब क्वारंटीन एरिया में आपका क्या क्या होगा कि उस फार्मास्यूटिकल ड्रग का, उस पार्टिकुलेट फार्मास्यूटिकल ड्रग को आप थोड़ी दिन के लिए रखेंगे, टेस्टिंग करेंगे, वहाँ पे ये पता करेंगे कि ये आपकी दवा कितनी अफेक्टेड है, कितनी अनइफेक्टेड है, कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है, कितना ज़्यादा वो इफेक्टिव है, ठीक है। ये होता है आपका क्वारंटीन एरिया, और वो उसमें आप क्या करेंगे, पैकेजिंग एंड फिनिशिंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको क्वालिटी कंट्रोल एरिया में भेज देंगे, जहाँ पर उसकी क्वालिटी की कंट्रोलिंग हो जाएगी, पता लग जाएगी कितने बढ़िया क्वालिटी की हमारी दवा है। उसके बाद आप उसको स्टोरेज कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, और आपका जो फार्मास्यूटिकल ड्रग है वो आपका आ जाएगा बाजार में, ठीक है। डिजाइनिंग एरिया, डिजाइनिंग एरिया, ठीक है। डिजाइनिंग एरिया में क्या कहता है, मतलब एक हमारा रूम है, रूम में क्या क्या होता है, खिड़की होता है, फर्श होता है, ठीक है, और उसमें आपका फर्श होगा, वाल होगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फ्लोर वाल्स एंड सीलिंग, फ्लोर्स मतलब क्या होता है कि जो आप नीचे बैठे हुए हैं, जहाँ पे आप टेबल पे बैठे हो, टेबल के नीचे क्या है आपका, टेबल के नीचे आपका फ्लोर है। वॉल मीन्स दीवार होता है, सीलिंग मतलब छत होता है, फ्लोर्स मतलब आपका फर्श होता है, ठीक है। ऑल दी फ्लोर वॉल्स एंड सीलिंग मस्ट बी स्मूथ। अब स्मूथ का क्या मतलब होता है, चिकना होना चाहिए, ठीक है, खुरदरा नहीं होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। जिस किस क्यों उसका स्मूथ होना चाहिए, ईजी टू क्लीन, मतलब उसको आसानी से क्लीन कर सके। अगर खुरदरा है, आपने उस पर कोई डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किया, आप उसको पोंछ रहे हैं, तो उसमें आपको खुरदरापन लगेगा, तो जल्दी पोंछना मतलब वो आपको साफ नहीं होगा, जल्दी से साफ तो होगा लेकिन आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो स्मूथ होना चाहिए इसके लिए। डिसइंफेक्टेंट एंड बी कंस्ट्रक्टेड टू मिनिमाइज माइक्रोबियल एंड पार्टिकुलेट कॉन्टामिनेशन, ठीक है। Flexing and non-flexing material are used in the construction because flexing material made up of synthetic elastomers। अब फ्लैक्सिंग मटेरियल क्या होता है और नॉन फ्लैक्सिंग मटेरियल। फ्लैक्सिंग मतलब होता है जैसे रबड़ होता है, प्लास्टिक होता है, जिसके आप स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकें, ठीक है। रबड़ के स्टेट ऑफ मैटर को आप चेंज कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, उसको डाउन अप कर सकते हैं। बट नॉन फ्लेक्सिंग एरिया में क्या होता है, मटेरियल होता है वो हार्ड मटेरियल होता है, जैसे लोहा होता है, आयरन होता है, स्टील होता है। ये सब हमारे नॉन फ्लेक्सिबल मतलब फ्लैक्स मतलब मूवेबल उसमें ना हो, उसमें मूवमेंट ना हो, ठीक है। ऐसे को हम कहते हैं नॉन फ्लेक्सिंग मटेरियल, ठीक है। यूज इन द कंस्ट्रक्शन बिकॉज फ्लेक्सिंग मटेरियल जो होता है मेड अप ऑफ सिंथेटिक इलास्टोमर। अब यहाँ पे बात है इलास्टोमर क्या होता है, इलास्टिक, इलास्टिक से समझिए। इलास्टिक क्या होती है, रबड़, रबड़ मतलब आप उसको खींच के बढ़ा भी सकते हैं, खींच के घटा भी सकते हैं, ठीक है। लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड व्हिच इजीली टू रिपोर्ट, मतलब जो इजीली रिपेयर कर सकते हैं। क्लीन्ड मतलब इसको आसानी से क्लीन करते हैं, सिंपल होता है एंड शार्प होता है। एंड नॉन फ्लेक्सिंग मतलब जो हार्ड मटेरियल होते हैं मेड अप ऑफ हार्ड इनऑर्गेनिक फिल्टर सब्सटेंस लाइक कंसनट्रेट फ्लोर, मतलब जो आपके नीचे टाइल वाइल पे लगी होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं कंसनट्रेटेड फ्लोर। इज पुअरली सील्ड विद द केमिकल रेजिस्टेंट मटेरियल सॉल्वेंट एंड क्लीनिंग फ्लूइड, ठीक है। अब वाल्स जो आपकी दीवार होती है, ठीक है, शुड बी मेड अप ऑफ नॉन इन्फ्लेमेबल मटेरियल लाइक ग्लास, स्टील, ईटीसी।
ठीक है। जो आपकी वाल होगी वो नॉन इन्फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द सीलिंग मतलब जो आपकी छत होना चाहिए एकदम सील्ड होना चाहिए, वहाँ पे किसी भी प्रकार का सूर्य का प्रकाश हो या किसी भी प्रकार की रेज हो वो आपको आपके अंदर तक नहीं आनी चाहिए, ठीक है। डोर विंडो एंड अदर सर्विस, डोर मीन दरवाजा, विंडो मीन्स खिड़की, और अदर सर्विसेज में जो आता है भी आपको देखते हैं। डोर एंड विंडो आर फिटेड मच क्लोज टुगेदर विद दीवार, जो डोर और विंडो होता है वो जाहिर सी बात है कि दीवार से हमारा लगा होता है, वो मस्ट क्लोज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। विंडो आर केप्ट ऑफ मिनिमम ओनली फॉर प्रोवाइडिंग इल्यूमिनेशन नॉट फॉर वेंटिलेशन टू मिनिमाइज ओपनिंग। जो हमारी विंडो लगी होती है, ठीक है, विंडो का यूज क्या होता है कि हवा का पास आउट कराना, लेकिन जो हमारा सेप्टिक एरिया होता है वहाँ पे जो विंडो का यूज होता है इल्यूमिनेशन के लिए होता है, मतलब रोशनदान जिसको बोलते हैं, मतलब हमको रोशनी मिले, हमको प्रकाश मिले, इसके लिए किया जाता है। नॉट फॉर वेंटिलेशन मतलब हवा द्वार के लिए नहीं कि हमको हवा खानी है, ठीक है, वेंटिलेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। पाइप्स पासिंग थ्रू दी वाल शुड बी सील्ड प्रॉपर्ली, जो पाइप होती है वो जो पास होती है पाइप होती है वाल से वो सील्ड होनी चाहिए। गैस सिलेंडर शुड बी अवॉइडेड इन सेप्टिक रूम, जो गैस सिलेंडर होते हैं, ठीक है, वो हमारे बैन ही होना चाहिए, मतलब वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। पर्सनल एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ठीक है। अब बात आ गई, आपने जो मकान बनाया, मकान में जो भी था, खिड़की था, फर्श था, छत था, आपने उसका एसेप्टिक कर दिया, ठीक है। आप खुद का भी तो आपको देखना है कि आपको कोई पार्टिकुलर डिजीज तो नहीं है, आपके अंदर कोई वायरस तो नहीं है, आपको कोरोना तो नहीं हुआ है, आपको टीबी तो नहीं हुआ, इसकी भी जांच करनी, क्योंकि अगर आपको कोई भी ऐसी पार्टिकुलर डिजीज है तो अगर आप सांस लेंगे तब वायरस माइक्रोऑर्गेनिज्म बाहर निकलेगा, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल ड्रग को स्पॉइल करेगा, ठीक है, खराब कर देगा। तो वही कह रहा है कि पर्सनल एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग कंटामिनेशन मेनली कम्स फ्रॉम द स्किन सरफेस ऑफ द ऑपरेटर इन द रूम। देखा, अब बात आ गई ना कि अगर स्किन सरफेस पे आपके कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठे हुए हैं तो आपके फार्मास्यूटिकल ड्रग में जा सकते हैं। पर्सन शुड बी नीट एंड क्लीन एंड रिलायबल टू सेलेक्टेड वर्क, मतलब वो एकदम स्वच्छ होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन, जैसे फर्श पे लाइजॉल मारो चमक जाता है वैसा इंसान होना चाहिए, ठीक है। ही सी, ठीक है, वो लेडी भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है, इसलिए ही सी इज नॉट अफेक्टेड फ्रॉम एनी डर्मेटोलॉजिकल डिजीज, मतलब कोई भी स्किन डिजीज से वो इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया या कोई अदर टाइप के इन्फेक्शन, खुजली, खाज, दाद, ये सब हो गया, इससे इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। आल्सो शुड बी एसेप्टिक टेक्नीशियन, और वो हो जो एसेप्टिक टेक्नीशियन होना चाहिए, मतलब वो एक उसमें विद्वान हो, मतलब उसमें आप कहें समर्थवान हो। क्लॉथ शुड बी स्टेलाइज बाय द मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन, और जो वो क्लॉथ पहनता है उसको मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन से आप उसको स्टेलाइज कर देंगे, ठीक है। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, मतलब आप जो यूज करते हैं फिनॉल, फिनाइल, लाइजॉल यूज करते हैं वो कैसा होना चाहिए। डिसइंफेक्शन एंड क्लीनिंग प्रोसीजर आर यूज फॉर रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, ये तो कंफर्म है। एंड अदर कॉन्टामिनेशन, एल्कलाइन डिटर्जेंट, जो सरफ वरफ आता है, व्हील आता है, घड़ी आता है, ठीक है, ये हमारे क्या है, डिटर्जेंट है। एल्कलाइन डिटर्जेंट आयनिक एंड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट आर यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट, ठीक है, ये क्लीनिंग एजेंट के मतलब की तरह काम करते हैं। क्लोरोहेक्सिडीन, ठीक है, क्लोरहेक्सिडीन इन 70% एल्कोहल इज मेनली यूज फॉर एज स्किन डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। अब आता है लेमाइनर फ्लो इक्विपमेंट टू प्रिवेंट द कॉन्टामिनेशन ऑफ पार्टिकुलेट, मतलब ये एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि कॉन्टामिनेशन को रिड्यूज करता है, या बोल दें कि सीधा सीधा आप उसका बोल दीजिए कि बॉडी गार्ड है, ठीक है, ये बॉडी गार्ड है, आप सीधा सीधा कीजिए कि ये बॉडी गार्ड है। लेमाइनर फ्लो क्या होता है, लेमाइनर फ्लो कैबिनेट, इसको लेमाइनर फ्लो इक्विपमेंट को लेमाइनर फ्लो कैबिनेट भी बोलते हैं, लेमाइनर एयर फ्लो भी बोलते हैं, टिश्यू कल्चर हुड भी बोलते हैं। इज अ केयर फ्लू इनक्लोज्ड बेंच, मतलब ये एक प्रकार की बेंच होती है जिसको केयर फ्लू एकदम जकड़े होता है, इनक्लोज किया होता है, डिजाइन टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन से सुरक्षा के लिए इसको डिजाइन किया जाता है ऑफ सेमी कंडक्टर वेपर्स बायोलॉजिकल सैंपल्स ईटी एट अ टाइम व्हेन परफॉर्म। इसका यूज हम कब करते हैं, बायोकेमिकल टेस्टिंग में, जैसे इम्यूनिक टेस्ट हो गया, परफॉर्मिंग रिएक्शन, ठीक है, इंक्यूबेटिंग माइक्रोब्स फॉर ऑब्टेनिंग क्लीनिंग एंड एसेप्टिक एरिया, और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, सिंपल स्टेनिंग, ठीक है, वहाँ से आपका लेमाइनर फ्लो इक्विपमेंट का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे उसका चित्र दिखा रहा हूँ, डायग्राम दिखा रहा हूँ, ऐसे ही होता है हमारा लेमाइनर फ्लो इक्विपमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे ये बेंच लगी हुई है, ठीक है, ये आपकी बेंच लगी हुई है, ठीक है, ये यहाँ पे एक ब्लोवर लगा हुआ है, सॉरी,
यहाँ पे एक ब्लोवर लगा हुआ है, ठीक है। ब्लोवर का काम क्या होता है, ब्लो मतलब हवा को पास आउट कराना, मतलब वहाँ पे प्रेशर, हवा के द्वारा प्रेशर बनाना। ईयर इनलेट होता है, यहाँ पे ईयर इनलेट कराते हैं, ठीक है। ये प्री फिल्ट्रेशन लगा होता है, यहाँ से प्री फिल्टर करते हैं। प्रोटेक्टिव स्क्रीन लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे ईयर फिल्टर लगा होता है, हीपा फिल्टर लगा होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या कहता है, फिल्टर पैड लगा होता है, प्री फिल्टर असेंबली लगा होता है, ए फैन ब्लोवर हीपा फिल्टर लगा होता है, स्विच फॉर यूवी लाइट, मतलब इसमें स्विचेस लगे होते हैं यूवी लाइट के लिए, विजिबल लाइट के लिए एंड फॉर मोटर के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है, फैन सक द एयर, जो इसमें फैन लगा होता है। जैसे देखो आप जब पंखा चलता है तो इन्वायरमेंट से एयर को सक ही करता है ना, अपनी तरफ खींचता है तो आपकी तरफ फेंकता है, तो उसी को बोलते हैं फैन सक द एयर। फैन एयर को शक करेगा, प्री फिल्टर असेंबली में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्री फिल्टर असेंबली, अब फिल्टर का मतलब समझ रहे हैं कि वहाँ पे फिल्ट्रेशन वर्क होगा, हुएर द डस्ट ट्रैप, जहाँ पे डस्ट को कैच कर ले जाएगा, मतलब बॉडी गार्ड लगे होंगे जो कि डस्ट को कैच कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्री फिल्टर एयर पासेज, जो प्री फिल्टर एयर होगा वो फिर पासेज हो जाएगा, फिर वो हीपा फिल्टर में जाएगा, ठीक है। अब हीपा फिल्टर आपको अगर अच्छे से जानना है तो आप सेकेंड यूनिट का लेक्चर देख लीजिए, वहाँ पे हीपा फिल्टर मैंने उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग सबको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कॉन्टामिनेटिंग माइक्रोब्स वी आर ट्रैप्ड। हीपा फिल्टर में क्या होगा कि जो कॉन्टामिनेटिंग माइक्रोब्स होंगे, जो कॉन्टामिनेशन के लिए जा रहे होंगे, वहाँ पे पकड़ लिए जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे कैद कर लिए जाएंगे, कैचअप कर लिए जाएंगे, ट्रैप्ड कर लिए जाएंगे। देन क्या होगा, हमारी जो एयर होगी वो स्वच्छ हो जाएगी। स्वच्छ भारतीय अभियान के तहत आपकी जो हवा होगी वो एकदम स्वच्छ हो जाएगी एंड स्टेराइल एयर फ्लो इन कैबिनेट, और जो हमारा कैबिनेट होगा वो हमारा एयर मतलब स्वच्छ हवा जाएगी, स्टेराइल एयर फ्लो जाएगा, मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर जाएगा। वर्किंग क्या होती है, बिफोर स्टार्टिंग वर्क ऑन लेमाइनर फ्लो, मतलब लेमाइनर फ्लो पे वर्क करने से पहले हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अल्ट्रा वायलेट जर्मिसाइडल लैम्प, जो कि रेडिएशन स्टेलाइजेशन है, जो कि अल्ट्रा वायलेट, आप थर्ड यूनिट पढ़े, वो सेकंड यूनिट में स्टेलाइजेशन, रेडिएशन स्टेलाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि यूवी रेज कहाँ पे होती है, नॉन आयोनाइजिंग में यूज होता है, ठीक है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कैसे करता है, वो क्या होता है कि पायरीन और पिरिमिडीन के इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जो यूवी रेज होता है वो पायरीन एंड पिरिमिडीन के इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो आपका एडेनिन होता है, जो कि आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो इम्पेयर्ड फॉर्म में हो जाता है, जिसके कारण से उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। वो तो अलग की बात है, मैं आपको बता दिया, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट जर्मिसाइडल लैम्प से आप उसको पहले स्विच ऑन कर देंगे, ठीक है, फॉर 15 to 20 मिनट एंड किल दी जर्म, जिसके कारण से जर्म किल्ड हो जाएंगे। स्विच ऑफ बिकॉज ऑफ यू कंटिन्यू लॉन्ग टाइमिंग दिस प्रोसेस, अगर आप इस प्रोसेस को लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू करते हैं, इट विल कॉज स्किन बर्न, ये आपके स्किन को बर्न भी कर सकता है एंड कैंसर भी कॉज कर सकता है। वाइप द सरफेस ऑफ लेमाइनर फ्लो, फिर लेमाइनर फ्लो के जो कैबिनेट होता है उसके सरफेस को आप वाइप कर देंगे, मतलब पोंछ देंगे विथ एथेनॉल बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग बोथ टाइमिंग, ठीक है। उसके बाद आता है हीपा हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, ठीक है। इन लेमाइनर एयर फ्लो सिस्टम क्लीन एयर ऑब्टेन थ्रू हीपा फिल्टर, ठीक है। मैं भी आपको बता चुका हीपा फिल्टर का वर्क क्या होता है कि जो माइक्रोब्स हमारे कॉन्टामिनेशन के लिए जा रहे होते हैं उनको ये कैच कर लेता है। द एयर फ्लो एट अ स्पीड ऑफ 100 फीट पर मिनट एंड स्वीप डस्ट पार्टिकुलेट मेकिंग इंटायर रूम फ्री फॉर पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेमाइनर फ्लो कैबिनेट, मतलब लेमाइनर फ्लो कैबिनेट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल लेमाइनर फ्लो, वर्टिकल लेमाइनर फ्लो। पहला हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लेमाइनर फ्लो, दीज हुड फिल्टर एयर रूम बैक टू फ्रंट ऑफ द हुड, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका पहला चित्र दिखा रहे हैं हम, वो है आपका हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका फैन लगा हुआ है, फैन से हवा पास हुई, ठीक है। यहाँ प्री फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हवा आपकी आधा प्री मतलब डस्ट पार्टिकल हो गए, कैचअप हो जाएंगे, फिर यहाँ से पास आउट होगी। ये आपका हीपा फिल्टर लगा हुआ है। हीपा फिल्टर्स में आपका क्या होगा कि जो माइक्रोब वाइक्रोब होंगे वो कैच कर ले जाएंगे, पकड़ ले जाएंगे, और आपका जो एयर है वो स्वच्छ भारतीय अभियान के तहत आगे बढ़ जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, वर्टिकल लेमाइनर हुड या वर्टिकल लेमाइनर कैबिनेट, दिस हुड फिल्टर द एयर फ्लो टॉप ऑफ द, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टॉप से एयर आती है, ऊपर से एयर आती है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर से एयर आई, ठीक है, प्री फिल्टर हुआ, हीपा फिल्टर लगा है और हमारा एरिया पे चला गया, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद आपका आता है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल तो हो गया, हाँ प्रिंसिपल एक बार फिर से देख लेते हैं।
फैन सक द एयर, प्री फिल्टर असेंबली, वेयर द स्ट्रैप, प्रीफायर द एयर पासेस कॉन्टेमिनेटिंग, हिपा फिल्टर, सेम उसी तरह है, इसका भी प्रिंसिपल उसी तरह से है। ठीक है, शायद वो वही स्लाइड दोबारा लग गई है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कॉन्टामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया, मतलब एसेप्टिक एरिया में होने वाले कॉन्टामिनेशन के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस क्या है। पर्सनल है, आप खुद हैं, अगर आपका कोई डिजीज है तो आप उसमें इन्वॉल्व तो होंगे ही। ठीक है, इक्विपमेंट एंड न्यूट्रिशंस है, कोई भी बर्तन होगा या इक्विपमेंट जो आप यूज कर रहे होंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, अगर आप वेल ट्रेन टेक्नीशियन नहीं है तो हीटिंग, वेंटिलेशन, ठीक है, वेंटिलेशन, एयर कंडक्टिंग सिस्टम, HVAC है, ठीक है, रॉ मटेरियल है, बिल्डिंग है। ठीक है, पर्सनल ऑपरेटर, द contamination of microorganism by our body, shoes, or if we inject from any pathological disease, there will be much more chances of microbial contamination। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि अगर कोई पैथोलॉजिकल डिजीज से आप इन्फेक्टेड हैं, लाइक एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर लेप्राई है, या आप सल्मोना टाइफूरियस टाइफाइड से इन्फेक्टेड हैं, या एंथ्राक्स प्लेग, किसी भी प्रकार से ऐसे जिसमें बैक्टीरिया या वायरस है जो कि कॉन्टामिनेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अगर उस वायरस बैक्टीरिया से आप इन्फेक्टेड हैं तो आपको वहाँ जाना उचित नहीं होगा। वहाँ पे माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन हो सकता है विद द फार्मूलेशन और फार्मास्यूटिकल ड्रग। पर्सन सुपरवाइजिंग, देखो पर्सन कितने टाइप के होते हैं, सुपरवाइजर होता है, मैनेजर होता है, परफॉर्मर होता है, कंट्रोलर होता है। ठीक है, उसी तरह से सुपरवाइजिंग, परफॉर्मिंग एंड कंट्रोलिंग ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग इज द रीजन ऑफ माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, मतलब एडिकेट मतलब अपर्याप्त, मतलब वो वेल ट्रेन नहीं होता है। ठीक है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ज़्यादा खाता है, ज़्यादा पीता है, स्मोकिंग करता है। ठीक है, तो उसके बाद बिल्डिंग आ गई जो आपका पूरा रूम वूम है। ठीक है, इन एवरी फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी और एनी टाइप ऑफ लेबोरेटरी, मतलब चाहे आप प्रैक्टिकल कहीं पे कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी के लैब हो या फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी हो, वेयर द पार्टिकल ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एयर फिल्टर मस्ट बी इंस्टॉलेड रूम एज पर PIC। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हीपा फिल्टर वहाँ पे लगा होना जरूरी है किसी भी माइक्रोबियल लेबोरेटरीज में। और रफ फ्लोर, wall sealing, presence of moisture, absence of air filtration system, improper washing, cleaning, toilet operational cleaner। ठीक है, इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल्स, improper cleaning एंड सैनिटेशन या सैनिटाइजेशन या स्टेलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, मतलब जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, यूटेंसिल्स यूज करते हैं, उसका यूज करने से पहले उसको स्टेलाइज करेंगे। अगर वो इम्प्रॉपर हुई तो चांसेस हमारे वहाँ पे कॉन्टामिनेशन के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यूजिंग डिफेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, रॉ मटेरियल आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका कच्चा माल ही आपका माइक्रोब से आपका मतलब वो हुआ, इन्फेक्टेड हुआ या कॉन्टामिनेटेड हुआ, तो पूरा फॉर्मुलेशन ही बेकार हो जाएगा आपका। डिग्रेडेशन ऑफ रॉ मटेरियल ड्यू टू एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज सनलाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे डिग्रेडेशन का मतलब क्या होगा कि नष्ट हो जाए, जैसे सूर्य की प्रकाश पड़ी, ठीक है, वहाँ पे उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके लिए हेल्पफुल है वहाँ पे वो किल हो जाए, या कोई मिनरल चीज़ है वो डीमिनरलाइज्ड हो जाए। ठीक है, बाय द क्योंकि सन रेज वहाँ पे आपके कई UV रेज होती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणें आप सीधा बोल दीजिए। ठीक है, जिसके कारण से वहाँ पे कुछ स्पॉइलेज हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण भी। ठीक है, और फिर और क्या हमारा रॉन्ग लेबलिंग है, इम्प्रॉपर स्टोरेज एंड टेस्टिंग है, इनकरेक्ट सैम्पलिंग एंड हैंडलिंग है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इम्प्रॉपर स्टेलाइजेशन, लैक ऑफ लेबलिंग, क्लीनिंग। ठीक है, वही बात है। HVAC, ए प्रॉपर एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम और नॉन। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्टेमिनेशन, मतलब आप कॉन्टामिनेशन को कैसे कम कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ पर्सन, मतलब खुद को मेंटेन रखिए, स्टेलाइज रखिए, फ्री फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोकिंग मत कीजिए, ओवर खाइए मत, ओवर पीजिए मत। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ पर्सनल इस होता है। द पर्सन which have no idea, don't know procedure, not well trained, restricted the person, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो वेल ट्रेंड नहीं है, ठीक है, उसके पास ट्रेनिंग नहीं है, उसको प्रोसीजर के बारे में पता नहीं है, उसको तुरंत के तुरंत रिस्ट्रिकेट कर दिया जाए। ठीक है, ट्रेन पर्सन अलाउड, केवल ट्रेन पर्सन को अलाउड कर दीजिए। शुड वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, मास्क, वो मतलब प्रोटेक्टिव क्लॉथ मतलब कपड़ा और मास्क वास्क सब कुछ पहना हो।
फैसिलिटी डिजाइन, वही जो एसेप्टिक एरिया की डिजाइनेशन होनी चाहिए। प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड बी मेंटेन, मतलब वहाँ का जो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एंड टेम्परेचर है वो मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ का जो टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे। अरे भाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर किल हो जाते हैं, 42 के डिग्री सेंटीग्रेड पे किल हो जाते हैं। तो वहाँ पे टेम्परेचर की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम मस्ट बी प्रोवाइडेड, मतलब जो हीपा फिल्टर है वो आपका ज़रूर से ज़रूर लगा होना चाहिए। डिसइंफेक्टेंट आर यूज टू क्लीन द एरिया, डिसइंफेक्टेंट का यूज करके आप उस एरिया को क्लीन जरूरी होना चाहिए। ठीक है। बिल्डिंग डिजाइन, दिस सरफेस विल बी स्मूथ होना चाहिए, क्रैक फ्री होना चाहिए, उसमें कोई क्रैकिंग नहीं होनी चाहिए, एंड कैन बी इजीली क्लीन, जिससे कि वो इजीली क्लीन हो सके। द विंडो एंड डोर क्लोजली वेल, मतलब अच्छे से वो क्लोज होनी चाहिए। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, टाइम टू टाइम उसकी क्लीनिंग होना चाहिए। गुड क्वालिटी क्लीनिंग एजेंट मस्ट बी यूज, मतलब अच्छे क्वालिटी का डिसइंफेक्टेंट आपको यूज करना चाहिए। सबसे अच्छा क्वालिटी का क्या है, आपने बीटा प्रोपियोलेक्टॉल पढ़ा था ना, वो सबसे अच्छे क्वालिटी का होता है। ठीक है। उसके बाद क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन आपका एक दिया हुआ है, शॉर्ट में दिया हुआ है, तो क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है। क्लीन रूम कंस्ट्रक्शन इन क्लोज रूम, मतलब जो क्लीन रूम होता है वो एक क्लोज रूम में कंस्ट्रक्टेड होता है, वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल कंट्रोल बाय हीपा फिल्टर, जहाँ पे क्या होता है कि जो एयरबॉर्न मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हीपा फिल्टर एंड द एसेप्टिक कंपाउंडिंग डस्ट। ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, जिस कारण से वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म टोटली एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं, किल कर ले जाते हैं, जिसके कारण से वो आपका जो एरिया होता है पूर्ण रूप से एसेप्टिक हो जाता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब एक ये संस्था है IOS, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के तहत क्लीन रूम लेवल ऑफ पार्टिकुलेट क्लीननेस, अगर कोई आप क्लीन रूम है, ठीक है, तो वो उस लेवल का क्लीन होना चाहिए कि वहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना पनप पाए और ना आ पाए। नंबर ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल्स ऑफ सर्टेन साइज पार्टिकुलेट पेरिक्यूबिक मीटर्स। ठीक है। एक क्लीन रूम शुड इंक्लूड, मतलब जो क्लीन रूम होना चाहिए, सेप्टिक रूम होना चाहिए, वो जरूर कंटेन किया होना चाहिए, मतलब उसमें जरूर होना चाहिए क्या क्या, हीपा फिल्टर लगाना होना चाहिए, एयर लेक एंट्री, मतलब जिस एयर आना, मतलब और किसी दूसरे सोर्स से एयर आना नहीं चाहिए, मेंटेन ऑफ एयर प्रेशर, और प्रेशर को मेंटेन करना चाहिए, और एक चीज़ और है, टेम्परेचर को भी मेंटेन करने के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है। अब वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्त, ठीक है, फ्रेंड्स, स्टूडेंट जो भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया है तो इसको आप शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है। और आपको अदर वीडियोज आपको आगे मिलते रहेंगे। और धन्यवाद देखने के लिए। एक बार फिर से नवरात्र की आप लोगों को बहुत हार्दिक 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 शुभकामनाएं। माता रानी आपको आशीर्वाद ऐसे ही देती रहे। धन्यवाद। और कुछ मेरे लिए भी मांग लेना यार, आपका मांगने में क्या जाता है, दुआ तो मांगी जाती है ना, कुछ मेरे लिए भी मांग लेना। ठीक है।